हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि एमटीएस हवलदार का पेपर 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसी 4 फरवरी को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। और आज 11 जनवरी भी हो चुका है और आज संडे भी है। तो हमने आपसे कहा था कि एमटीएस हवलदार का मंडे से लेकर सैटरडे तक क्लास चलेगा, लेकिन हर संडे को आप सभी का टेस्ट होगा। लेकिन आज की इस क्लास में टेस्ट के बजाय हम लोग ऑल इंडिया पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, तो सेम उसी के लेवल की तरह क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, इस पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन 55 क्वेश्चन होगा और ये 55 क्वेश्चन आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। समय बहुत कम है, 23 दिन बाद आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों, यहाँ से हमें अधिक से अधिक ऑल इंडिया लेवल का क्वेश्चन पेपर तैयारी करना चाहिए, क्योंकि एमटीएस हवलदार का पेपर पूरे ऑल इंडिया लेवल पर होने वाला है। तो साथियों, आप सभी से प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आज की इस क्लास में आप यदि पहले क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना स्टार्ट किए तो लास्ट 55 क्वेश्चन तक जाइएगा। इससे क्या होगा कि जब आप अपने पेपर में बैठेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, आपको बिल्कुल बर्डन नहीं फील होगा। आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पेपर में पूरे 90 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन जीके रहता है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश रहता है, 20 क्वेश्चन मैथ का रहता है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग रहता है। तो आपको ऐसा फील नहीं होगा, आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको यही अपने अंदर आदत डालना है कि हमें सबसे पहले तो पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। इस पेपर में तो आप चाहे गलत हो चाहे सही हो, इसको तो करना ही करना है। आप अपने पेपर में इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आज की इस क्लास में एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। ओके, लगभग 55 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन ठीक करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए दोस्त, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। एमटीएस हवलदार के लिए डेली क्लास एक तो सुबह 8:30 बजे लग रही है और एक शाम को 7:30 बजे लग रही है। ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर करिएगा कि आप सभी का आज के पेपर से कितना स्कोर बना। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। 54वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 किसको मिला था? 54वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 किसको सम्मानित किया गया था? तो मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया था। पहले का बी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? जैसे घाघरा नदी, ये गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा, ये भी गंगा की सहायक नदी है। यमुना भी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन जो भीमा नदी है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसलिए बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। माघ साज को मकर संक्रांति के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है और इसी दिन माघ भी शुरू हो जाता है। तो बताइए कि माघ साज को मकर संक्रांति के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट सॉल्व बनेंगे आपके शिफ्ट के लिए, इसे तैयार करिएगा आप लोग। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मटकी डांस किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। 2015 में साल्जबर्ग महोत्सव में प्रदर्शन करने वाले एक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, 2015 में साल्जबर्ग महोत्सव में प्रदर्शन करने वाले एक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अलारमेल वल्ली को जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। जयंती कुमारेश सबसे प्रमुख प्रतिपादकों में से एक कौन है? बताइए, जयंती कुमारेश सबसे प्रमुख प्रतिपादकों में से एक है, तो किसके हैं भाई? तो ये बीड़ा के हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। भारत सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो साथियों, भारत सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित कर दिया गया था, यानी किस सन में घोषित किया गया था? तो 1982 में घोषित किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9। वर्तमान में नाटो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नाटो के अध्यक्ष कौन है? तो मार्क रूटो हैं वर्तमान में नाटो के अध्यक्ष। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है जीके, जीएस, करंट अफेयर और इंग्लिश, इसी से आप सभी का सिलेक्शन होता है, इसी से आपका रिजल्ट बनता है और इसी से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो उसके लिए साथी पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। पूरे 1000 क्वेश्चन आपको इस टेस्ट में मिलेगा। 20 टेस्ट आपको हम देंगे जीके, जीएस, करंट अफेयर का और पूरे 20 टेस्ट हम आपको देंगे इंग्लिश का। हूबहू एसएससी के नए पैटर्न को देखते हुए ये टेस्ट कंप्लीट बनाया गया आपके लिए। तो अपने पेपर में बैठने से पहले इस टेस्ट को आपको एक बार जरूर पढ़ना है। देखिए यदि आप डेली एक टेस्ट लगाते हैं तो ये पूरे 40 दिन में टेस्ट कंप्लीट होगा, लेकिन साथ ही हम आप सभी से कहेंगे कि आपको एक दिन में 2-2 टेस्ट कंप्लीट करना है और पूरे लगभग जितने भी एक टेस्ट में क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। यदि आपने इस टेस्ट को अच्छी तरीके से लगा लिया तो समझ आपकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की होगी और आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंट भी आ जाएगा। इससे जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उसे आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आप उसे छोड़ेंगे नहीं। तो इस टेस्ट को आप जरूर लगाइएगा। ये टेस्ट मात्र आपके लिए हमने 50 रुपीज़ का कर दिया है। टीम कह रही थी बहुत कम दाम है, लेकिन हमने कहा नहीं, सभी को 50 रुपीज़ में करना चाहिए। तो इस नंबर पे भाई आपको मैसेज करना है और ये टेस्ट अपने पास मंगा लेना है। जैसे आप इस नंबर पर पे करेंगे तो आपको ये टेस्ट आपको तुरंत टीम प्रोवाइड कर दी, एक भी सेकेंड का समय नहीं लेती है, क्योंकि अपनी टीम बहुत तैयार रहती है, बहुत अच्छी लेवल की बन चुकी है। तो इसलिए साथ ही आप इस नंबर पर मैसेज करिए, कहिए कि हमें टेस्ट चाहिए, तो वो आपको जो भी प्रोसेस आगे बताएंगे वो उसको करिएगा, आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। धरोई बांध किस नदी पर बनाया गया है? धरोई बांध किस नदी पर बनाया गया है बताइए? तो ये साबरमती के नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है साबरमती, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? तो 1501 मीटर की है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए? तो पारसनाथ है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है बताइए? विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी इनमें से? तो साथियों याद रखिए टीटीकाका झील है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14। कीनरम झरना किस राज्य में स्थित है? कीनरम झरना ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? कैलाशनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? कैलाशनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी किस वर्ष में वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी? तो साथियों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी किस वर्ष में वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी? तो जनवरी 1992 में वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IAEA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है भाई IAEA का मुख्यालय। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18। माले किसकी राजधानी है बताइए? माले किसकी राजधानी है? तो मालदीव की राजधानी माले होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? भारत में एकीकृत बाल विकास योजना ICDS किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साथियों भारत में एकीकृत बाल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वर्ष 1975 में शुरू की गई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 20। कोझीकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कोझीकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो इनमें से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है बताएंगे आप लोग? तो भाई मिजोरम राज्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम राज्य। ध्यान रखिएगा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य असम है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो गया बताइए। लोकसभा यानी लोगों का सदन, इसका पहली बार विधिवत गठन कब किया गया था? लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया था बताएंगे आप लोग। 17 अप्रैल 1952 को किया गया था पहली बार विधिवत गठन लोकसभा को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 24। बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम चैंपियनशिप थॉमस कप का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम चैंपियनशिप थॉमस कप का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1949 में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है सूदी रमन कप। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26। चक्का फेंकते समय एथलीटों को कितने व्यास के घेरे के अंदर रहना होता है? तो साथियों चक्का फेंकते समय एथलीटों को कितने व्यास के घेरे के अंदर रहना चाहिए, यानी कितने मीटर के अंदर रहना चाहिए बताइए। 2.5 मीटर घेरे के अंदर रहना चाहिए जब चक्का फेंका जाता उस समय एथलीटों को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो वर्ष 1986 में अधिनियमित किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28। 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है बताइए। तो जैन धर्म की सबसे कम जनसंख्या है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत का है? 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत का है? 25.51% का है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। कौन सा अनुच्छेद वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो साथियों इनमें से कौन सा अनुच्छेद वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 19 देता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32। तो यहां से भाई आपके लिए मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, तो मैथ के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। तो साथियों जो आपके पेपर में यानी एमटीएस हवलदार के पेपर में मैथ और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी को मालूम होगा कि इन 40 क्वेश्चन में से यदि आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो केवल आपको 8 क्वेश्चन सही करने होंगे। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको केवल 10 क्वेश्चन सही करने होंगे। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको केवल 12 क्वेश्चन सही करने होंगे। और मैथ रीजनिंग तो केवल क्वालिफाइंग करना होता है भाई, इसका नंबर ऐड नहीं होता है फाइनल मेरिट लिस्ट में, केवल जीके और इंग्लिश का ही नंबर ऐड होता है। तो यदि आपका पूरा बेसिक क्लियर होगा, जो हम क्लास में क्वेश्चन करा दे रहे हैं, आप इसको भी करके जाते हैं, तो मैथ रीजनिंग का तो आप टेंशन ही छोड़ दीजिए एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 जो कि आपके पेपर में 2 साल ये पूछा जाएगा। 2 वर्षों के लिए 7% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹2000 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। तो साधारण ब्याज पूछा भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100 होता है। अब प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल कितना होता है जो सबसे अधिक नंबर में हो, तो 2000 यहाँ से प्रिंसिपल दे रखा है प्रश्न में। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है जो कि 7% दे रखा है। टाइम आपका देखिए 2 वर्ष दिया है, तो बटे में आप पूरे के 100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 20 दूनी 40, 40 सत्ते 4 7 28 यानी भाई 280 हो जाएगा। यानी सॉल्व का राइट आंसर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेंगे। यहां तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट इस सॉल्व को सॉल्व करने में? बिल्कुल नहीं।
अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 40 kg, 49 kg, 56 kg, 67 kg और 38 kg वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन केजी में ज्ञात करिए। तो साथियों औसत आप सभी को निकालना है, तो एवरेज कैसे हम निकालते हैं, सभी संख्याओं को पहले जोड़ लेते हैं, जितना टोटल संख्या उसको आप भाग करा देते हो उसे 40 + 49 + 56 + 67 + 38 बटे में टोटल संख्या 5 है, तो 5 से भाग कर देंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 8 7 15, 15 6 21, 21 9 30, 30 का 0 हाथ से लगा 3, 6 3 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 3 25, यानी 250 बटे 5। तो 5 का भाग 250 में कराएंगे तो कितना आएगा भाई, 50 बार में जाएगा, 50 25 कट जाएगा भाई। यानी जो वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन केजी में कितना है, तो 50 किलोग्राम उन परिवारों का सदस्यों का औसत वजन है 50 किलोग्राम। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। तो यहां सब देखिए रीजनिंग के सवाल है, इस सवाल को हल करिए आप लोग, तो कितना आंसर आएगा। एक निश्चित कोड भाषा में कॉर्नर को REO RNC के रूप में और बजट को TUDGB के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में डिवाइस को कैसे लिखा जाएगा। बताइए दोस्त इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। हल करिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे जैसे CORNER दिया है, कॉर्नर दिया है ना, तो ध्यान से देखिए केवल इसी अक्षर का आपका उल्टा पलटी कर दिया है, केवल इधर उधर पोजीशन बदल दिया है। REO उसका RNC देखिए ध्यान से देखिए, जैसे C यहाँ है तो लास्ट में लिख दिया है, R यहाँ है तो स्टार्टिंग में लिख दिया है, O को यहाँ लिख दिया है, E को यहाँ लिख दिया है, R को यहाँ लिख दिया, N को यहाँ लिख दिया है, ऐसे लिखा है। यानी दोस्त मेरे इसमें तो कुछ अलग लॉजिक लगा है। जैसे देखिए ध्यान से देखिए, जैसे C आपका सबसे पहला में तो यहाँ पर लिख दिया है, फिर उसके बाद R देखिए लास्ट में जो कॉर्नर का स्टार्टिंग में लिख दिया, फिर देखिए O को यहाँ लिखा है, R को यहाँ लिखा है, N को यहाँ लिखा है, E को यहाँ लिख दिया है। सभी अक्षर को इधर उधर पोजीशन की ओर बदला है भाई। उसी प्रकार बजट को चेक करिए, देखिए क्या सेम यही लिखा है, BUDGET बजट लिखा है। इसका कोड देखिए TEUDGB, तो देखिए B को यहाँ लिख दिया भाई, B को यहाँ लिख दिया है, T को यहाँ लिख दिया, U को देखिए यहाँ पे लिख दिया, D को यहाँ पे लिख दिया, G को यहाँ लिख दिया, E को यहाँ पे लिख दिया है ना दोस्त मेरे। अब सभी को समझ में आ गया। तो इसी प्रकार डिवाइस का सेम पैटर्न पे हम फॉलो करेंगे। तो देखिए भाई कैसे हम डिवाइस को उल्टा पलटी कर सकते हैं। DEVICE, सबसे पहले E को तो पहले हम स्टार्टिंग लिख देंगे भाई, D को तो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए फिर कहाँ पे लिखा था भाई, उसके बाद यदि दोस्त मेरे I को शायद यहीं पे लिखा था भाई, I को यहाँ पे लिखा था, V को यहाँ पे लिखा था, E को यहाँ पे लिखा था और C को यहाँ लिखा था, यही लिखा था भाई ना, ECEVID। देखिए ऑप्शन दिया है क्या, ECVID बिल्कुल दिया, देखिए D ऑप्शन, यानी लॉजिक ठीक बन गया भाई। तो यही सेम लॉजिक पे लिखा था भाई, ECEVID सेम यही लॉजिक था भाई। तो इस सवाल का D ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को। देखिए यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे समीकरण आपको दे रखा है, लेकिन सवाल में प्लस माइनस को आपको बदलना है, गुणा भाग को बदलना है। चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप बताइए। कम से कम 3 सवाल ये आपके पेपर में देकर जाएगा, यानी पूरे 9 नंबर का ये सवाल रहेगा। आपके पेपर में एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है MTS हवलदार के। ओके तो साथियों इस सवाल को हल करिए आप लोग, कितना आंसर आएगा। प्लस माइनस को बदल दीजिए, गुणा और भाग को भी बदल दीजिए। तो पहले हम लोग समीकरण को बना लेते हैं। 16 भाग है तो भाग को गुणा बदलना है, तो भाग की जगह हम गुणा रख देंगे। 8 प्लस है तो माइनस में रख दीजिए 13, 13 के बाद प्लस है तो माइनस में रख दीजिए 36, 36 के बाद देखिए गुणा है तो भाग में रख दीजिए 18, 18 पे देखिए माइनस है तो प्लस में रख दीजिए। ये समीकरण तैयार हमारा। तो इसमें बॉर्ड में स्कीम लगा देंगे हम लोग। 16 8 128 होता है, इधर से गुणा करने पे 128 आ गया। 16 8 का माइनस 13 भाई 2 बार माइनस है 2 बार प्लस है क्या, हाँ भाई देखिए 2 बार प्लस दिया है समीकरण में, तो हमें माइनस 36। अब यहाँ से 18 36 क्यों लिखेंगे, 18 के भाग 36 में देंगे 2 बार में, प्लस यहाँ से 3, ठीक है। अब देखिए ये प्लस 128 है, ये आपका प्लस 3 है, यानी यहाँ से तो प्लस करने पे 131 आ गया। अब माइनस 13 है माइनस 2,
131 में से एक बार 13 घटाइए, एक बार 2 घटा दीजिए, कितना आएगा? तो दोस्त मेरे या तो डायरेक्ट ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, -13 - 2 कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा। अब 131 में से -15 घटाएंगे तो -116 आएगा, यानी सॉल्व का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। 131 में से 13 घटाए कितना आएगा? आपका 118 आएगा। 118 में से 2 को घटाए 116 आएगा, यानी पहला ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर बनेंगे। ओके, तो साथियों आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा ना तो कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा कि सर हमें ये क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? BDG, EGJ, HJM, KMP क्वेश्चन मार्क। इस बार अक्षरों का श्रृंखला दे रखा है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करते हैं बताइए। हमने आपको कुछ तरीका बताया ना जो कि आसान आपके लिए। जब हमने आपको बताया कि इस तरह का सवाल दे तो आप सभी को पहले अक्षर का केवल रिलेशन चेक करना है, उसके बाद दूसरे का नंबर पे आपको तुरंत ऑप्शन भी चेक करना है। जैसे देखिए पहला अक्षर का रिलेशन हम बनाएंगे B, इसका G बनाना है, उसके बाद H से बनाना है, K बनाना है, तो उसके बाद क्या आएगा अक्षर? देखिए इनका कोड करेंगे। B होता है 2, E होता है 5, H होता है 8, K होता है 11। देखिए 2 से 5 +3 किया है, 5 से 8, इसमें भी +3 किया, 8 से 11 +3, इसमें क्या है? यानी इसमें लॉजिक +3 का लग रहा है। तो इसी प्रकार 11 में यदि हम 3 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। हमें तो नंबर चाहिए नहीं, हमें तो अक्षर चाहिए। 14 पे कौन अक्षर आता है? N आता है। अब देखिए दूसरे का काम करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। कौन सा ऑप्शन यन से शुरुआत हुआ है? एक तो बी ऑप्शन यन से शुरुआत हुआ, एक तो सी ऑप्शन। इन्हीं दो ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा, या तो NS होगा या तो NP हो जाएगा। अब हम दूसरे अक्षर का रिलेशन बनाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, या तो दूसरे का अक्षर यस आ जाएगा या तो P आ जाएगा, है ना। देखिए D का रिलेशन G से बना दीजिए, G का रिलेशन J से बना दीजिए, J का रिलेशन M से बना दीजिए। देखिए D, G, J और M दिया है, ठीक है। D होता है 4, G होता है 7, J होता है 10, M होता है 13। 4 से 7 +3 हुआ है, 7 से 10 +3 हुआ है, 10 से 13 +3 हुआ है। तो इसी प्रकार 13 में 3 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 पे कौन अक्षर आता है? आप सभी को मालूम होगा, P आता है, यानी NP हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करूंगा ये भी प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 को। इस सॉल्व का राइट आंसर निकालिए भाई आप लोग। किसी कूट भाषा में फोर्क को GLWD के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, CAVF को DXAY के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में TRHA को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? सवाल को हल करिए आप लोग। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? जैसे FORK, इसका कोड GLWD, ये किया है तो हम क्या करेंगे? हर एक अक्षर का कोड कर लेंगे। F होता है 6, G होता है 7, O होता है 15, L होता है 12, R होता है 18, W होता है 23, K होता है 11, D होता है 4। 6 से 7 पहले में तो +1 कर दिया है भाई, 15 से 12 इसमें तो -3 कर दिया है, 18 से 13 इसमें +5 कर दिया है, 11 से 4 कर दिया, इसमें -7 कर दिया है। इसमें लॉजिक देखिए भाई विषम संख्या चला, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखना है। +1 देखिए पहले में, दूसरे के में -3, तीसरे के में +5, चौथे -7, यानी सेम लॉजिक पे हमें दूसरा भी चेक करना है। क्या यही सेम लॉजिक है? +1 -3 +5 -7 का। देखिए CAVF, इसका कोड DXAY, ठीक है। C होता 3 नंबर, D होता 4 नंबर, A होता 1, X होता 24, B होता 22, A होता 1, F होता है 6 और Y होता है यहाँ पे 25। सर जी 3 से 4, इसमें तो भाई +1 किया है। अब यहाँ पे देखें A है यहाँ पर 1, X से 24, तो बहुत लंबा ये तो हो यार। तो हमने आपको बताया ना कि A से लेकर Z तक 26 होता है। जैसे हम 27 बढ़ते हैं A से शुरुआत हो जाता है, यानी A को यहाँ पे हम 27 मान लेंगे। तो देखिए 27 में से 3 माइनस करेंगे 24 बन जाएगा। अब देखिए यदि हम 22 में 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा भाई? 27। 27 पे कौन आता है? A आता है। देखिए A दिया है आपका। ओके, फिर उसका देखिए अब यहाँ से -7 करना पड़ेगा भाई हमें। अब देखिए 27 पे A होता है, 28 पे B, 29 पे C, 30 पे D, 31 पे E और 32 पे F। यदि आप दोस्त मेरे 32 में से 7 को घटाते तो आपका 25 आता है। देखिए वही 25 दे रखा है, यानी थोड़ा सा इसमें ना लॉजिक आपको लगाना था।
रिलेशन ठीक है भाई, +1 का -3 का +5 का -7 का, इसमें वही सेम लॉजिक है। तो सेम लॉजिक हम जो हमसे पूछा इसमें लगाएंगे, TRHA में हल करिए भाई। पहले +1 करना है, -3 +5 -7, ठीक है। 1 होता है, H 8 होता है, R 18 होता है, T 20, 20 में 1 जोड़ देंगे 21, 21 पे कौन आता है, U आता है। 18 में से 3 को हटा देंगे 15, 15 पे O आता है, UO हमारा आंसर आएगा। 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 पे यम होता है, UOM। देखिए कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए ए को यहाँ पे 27 में से 7 घटाइए, 27 में से 7 घटाएंगे 20, 20 पे कौन आता है, T आता है, T 20। तो UOMT हो जाएगा TRHA का कोड। तो साथियों इस सवाल का सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 को। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। एक निश्चित कोड भाषा में कार ड्राइव स्टडी को MIKUPA के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और स्टडीज सेफ को TUANMI के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। दी गई कोड भाषा में स्टडी को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। तो साथियों पूछा है केवल सिंगल कोड स्टडी का, तो बताइए स्टडी का कोड कितना आएगा, कौन सा अच्छा रहेगा भाई स्टडी का। जब सिंगल पूछता तो आप कैसे सॉल्व करते, कॉमन से। देखिए पहले वाले में स्टडी दिया है, दूसरे के वाले में भी स्टडी दिया है, यानी दोनों में कॉमन है। इसका मतलब कि इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई अक्षर कॉमन मिलेगा हमें। देखिए MI इसमें भी दिया है, MI इसमें दिया है, यानी स्टडी का कोड क्या हो जाएगा, MI हो जाएगा भाई, सिंपल सा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो हमने आपसे कहा है ना कि जब सिंगल पूछे पहले आप सभी कॉमन चेक करना, यदि कॉमन मिल गया तो उनके दोनों कोड में कोई ना कोई आपको कॉमन जरूर मिलेगा, चाहे नंबर हो चाहे अक्षर हो, ठीक है। जैसे स्टडी जिस तरह से दोनों में कॉमन था तो उसी प्रकार MI दोनों में कॉमन था, ठीक है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सवाल को हल करिए दोस्त मेरे। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 2 3 6 12 10 21 14 क्वेश्चन मार्क है। तो भाई इसमें क्या लॉजिक है, 2 3 6 12 10 21 14, ठीक है। नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी कुछ न कुछ इसमें जोड़ रहा है भाई। देखिए 2 से 6 गया है भाई, बीच का छोड़ दिया है, इसमें +4 कर दिया। 6 से 10 देखिए फिर बीच का छोड़ा, इसमें +4 किया। 10 से 14 इसमें +4 कर दिया है। अब भाई हम एक को तो छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि आगे कोई संख्या ही नहीं है, यानी इसमें तो एक जो छोड़ा इसमें +4 का लॉजिक लगा था। अब देखिए जो छोड़ा उसको सॉल्व करते हैं भाई, जो छोड़ा उसको सॉल्व कर देखते हैं उसमें कितने का लॉजिक लगा है। देखिए 3 से 12 कर दिया है, यानी इसमें +9 किया है भाई। 12 से 21 इसमें +9 किया, तो सेम भाई यही लॉजिक लगा देंगे। 21 के बाद 14 को छोड़कर 21 में 9 को जोड़ देंगे, 21 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। ओके तो उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ में आ चुका होगा, इस सवाल का बी ऑप्शन 30 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। 7 मित्र हैं ABCDEF और G, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। E और F दोनों का निकटतम पड़ोसी D है। जैसे भाई 7 मित्र हैं, एक वृत्ताकार मेज है, एक वृत्ताकार मेज है, तो इसमें हमें 7 लोग को बैठाना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे, ज़्यादा कुछ हम दिमाग नहीं लगाएंगे, जो सवाल बोला ना बस वही काम करते चलेंगे। बस आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो अक्षर हम बताएंगे उसका दायां बायां मालूम होना चाहिए। जैसे कि आप B हैं, हम कहें कि आपका राइट साइड किधर होगा, यानी आपका दायां साइड किधर होगा, तो आप कहेंगे इधर होगा। हम कहेंगे कि आपका लेफ्ट साइड यानी बायां साइड किधर होगा, तो आप कह देंगे इधर है। तो बस यही आप जिसको आप बैठाइएगा उसी का राइट और लेफ्ट देखिएगा केवल, ठीक है। तो हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते चलेंगे। देखिए E और F दोनों का निकटतम पड़ोसी D है, यानी दोस्त मेरे E और F दोनों का निकटतम पड़ोसी D है। तो A को यहाँ बैठा दीजिए, F को यहाँ बैठा दीजिए, D को बीच में बैठा दीजिए, तभी तो भाई E और F दोनों का निकटतम पड़ोसी D होगा। जब D बीच में बैठेगा तभी तो भाई दोनों का निकटतम पड़ोसी होगा A और F का, है ना। ठीक, ये लाइन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा का लाइन पढ़िए, B जो है वो F के ठीक दाएं बैठा है, F के ठीक राइट साइड में B बैठा है, तो भाई B को यहाँ बैठा दीजिए। F तो ऑलरेडी यहाँ आपका बैठा है, तो F के ठीक राइट साइड में B बैठा है, तो हमने यहाँ बैठा दिया भाई।
ये भी लाइन कंप्लीट होगा। उसका देखिए सी जो है ना वो ए के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है, ए के बाएं से दूसरे स्थान पे सी बैठा है। अब ए को कहाँ बैठा, ए तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है भाई, तो बस इसी का बायां से दूसरा स्थान पे सी को बैठा दीजिए। तो यहाँ पे सी बैठेगा भाई, क्योंकि ए का बायां साइड इधर ही है भाई, है ना। ठीक है, क्योंकि देखिए केंद्र की ओर देख रहे हैं भाई, तो राइट साइड इधर हो जाएगा, यानी दायां साइड इधर होगा, बायां साइड इधर होगा। तो सवाल बोला था ए के बाएं से दूसरे स्थान पर, पहला स्थान अभी खाली है ए का बाएं साइड पर। अब देखिए दूसरा का लाइन पढ़िए, जी और ई दोनों सी के निकटतम पड़ोसी हैं, जी और ई दोनों सी के निकटतम पड़ोसी हैं। यानी दोस्त मेरे जी को हम यहां बैठा लेते हैं, ई को हम यहां बैठा लेते, तभी तो देखिए जी और ई दोनों सी के निकटतम पड़ोसी हैं। ये भी लाइन कंप्लीट होगा। अब देखिए दूसरा का लाइन पढ़िए, जी है ना जो ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए का निकटतम पड़ोसी जी नहीं है। बिल्कुल देखिए ए यहाँ है, जी यहाँ है, तो कहाँ भाई निकटतम पड़ोसी, नहीं है निकटतम पड़ोसी जी और ए आपस में। अब देखिए सभी व्यक्ति बैठ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट में सवाल क्या पूछा है, बी और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, बी यहां बैठा है, डी यहां बैठा है, तो इन दोनों का निकटतम पड़ोसी एफ है, बीच में एफ बैठा है, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, तो उम्मीद करूंगा अब तो समझ में आ चुका होगा। ये सवाल आपके सामने आएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे भाई, है ना। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 को। देखिए CJ 16 का रिलेशन EL 26 से है, MT 42 का रिलेशन OB 52 से है, तो HO 11 का रिलेशन किससे होगा। चलिए भाई इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे CJ 16 है, इसका रिलेशन EL 26 है, तो हमने आपको बताया ना जब अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले आपको नंबर को हल कर लेना। जैसे 16 से 26 यानी 16 में 10 को जोड़ दिया, उसके बाद हर एक अक्षर का कोड करके लीजिए। सी होता 3 नंबर, ई होता 5 नंबर, जे होता 10 नंबर, एल होता 12 नंबर। तो देखिए भाई इसमें तो +2 हुआ है, यानी अक्षर में +2 हुआ है, नंबर में +10 हुआ है। दूसरा भी चेक कर लीजिए, MT 42 दे रखा है, MT 42 इसका कोड OB 52 दिया है। 42 से 52 इसमें +10 हुआ, उसमें +10 हुआ था। M 13 O 15 तो इसमें +2 हुआ है। T होता 20, V होता 22 तो इसमें +2 हुआ है। यानी दोस्त मेरे अक्षर में +2 करना है, नंबर में +10 करना है। देखिए HO 11, तो पहले हम लोग 10 को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 21 हमारा नंबर आएगा। H होता 8, O होता 15, दोनों में +2 करना है। 8 2 10, 10 पे कौन आता है, J आता है। 15 2 17, 17 पे कौन आता है, Q आता है, यानी JQ 21 होगा HO 11 का रिलेशन। JQ 21 पहला ऑप्शन, तो सातों इस सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा। समीकरण दिया, सिंपल सवाल है भाई, प्लस माइनस को बदलना है, गुणा भाग को बदलना है। चलिए पहले समीकरण को हम लोग बना लेते हैं। 35 गुणा है तो भाई गुणा को भाग में बदलना है, तो गुणा की जगह हम भाग रख देंगे। 7 के बाद देखिए भाग है तो गुणा में रख दीजिए। 6 प्लस है तो माइनस में रख दीजिए, माइनस है तो प्लस में रख दीजिए। ये समीकरण तैयार है, इसमें बॉर्डर स्कीम लगा दीजिए। 7 का भाग 35 में देंगे तो कितना आएगा, 5 बार में जाएगा, मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, -3 + 14 हो जाएगा इधर से। 6 पंजे 30 इधर से है, -3 + 14, ये देखिए +14 इधर से +30 ये कितना आ जाएगा 44 हो जाएगा। 44 में से 3 को घटा दीजिए, कितना आएगा 41 आंसर आ जाएगा। यानी सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके तो साथियों लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर करिएगा भाई, ठीक है, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को हल करिए। देखिए एक निश्चित गुण भाषा में पेन पेंसिल इरेजर को PQ RQ IQ लिखा जाता है और पेज बुक इरेजर को RQ MQ BQ लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में इरेजर को कैसे लिखा जाएगा। तो साथियों इस बार कोड किसका पूछा है, इरेजर का पूछा है, तो कॉमन चेक कर लीजिए ना। पेन पेंसिल इरेजर पहले वाले में भी इरेजर दे रखा है, पेजेस बुक इरेजर दूसरे वाले में इरेजर दिया, यानी कि इरेजर आपका कॉमन है। इसका मतलब कि इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई हमें कॉमन मिल जाएगा। चेक कर लीजिए भाई कौन सा दिखाई दे रहा है। RQ देखिए पहले वाले में भी दिया है, दूसरे वाले में भी दिया है, यानी इरेजर का कोड क्या हो जाएगा RQ हो जाएगा। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन देखिए RQ दे रखा है, तो राइट आंसर हो जाएंगे। ओके सभी को समझ में आया। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। तो साथियों अब यहां से इंग्लिश का क्वेश्चन को सॉल्व करेगा खुद से।
देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली रेक्टिफाई द अंडरलाइन स्पेलिंग एरर। डिफरेंट का स्पेलिंग बता दीजिए क्या होता है। DIFFERENT, डिफरेंट। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, द वर्ल्ड्स यू एंड आई बिलोंग टू आर वेरी डिफरेंट, यानी मेरे दोस्त आप और मैं जिस दुनिया से आते हैं वो बहुत अलग है भाई। आप और मैं जिस दुनिया से आते हैं ना वो बहुत ही अलग है। तो डिफरेंट मतलब क्या होता है, भिन्न होता है, अल्प भिन्न होता है। तो दोस्त मेरे डिफरेंट का स्पेलिंग क्या होता है, DIFFERENT होता है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। वेग का समानार्थी शब्द बताइए, यानी पर्यायवाची शब्द बताइए। वेग का मतलब क्या होता है भाई, जो स्पष्ट होता है, जो क्या होता है, अस्पष्ट होता है। ध्यान रखिएगा, अस्पष्ट होता है या तो अनक्लियर, या तो मेरे दोस्त अनक्लियर, जो अस्पष्ट होता है। तो इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, डिसिमिलर हो जाएगा। जैसे डिसिमिलर का मतलब क्या होता है, भिन्न, जो समानार्थी नहीं होता, भिन्न जो कि उसके समान नहीं है, उसे डिसिमिलर कहते हैं भाई। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है भाई, स्पष्ट होता है। क्या होता है, स्पष्ट होता है, या तो अलग होता है, या तो अलग, जो विपरीत होता है। ठीक है, उसके बाद इंटैक्ट का मतलब क्या होता है, सुरक्षित होता है। उसके बाद आपका या बिना नुकसान के। लेकिन भाई इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है, जो स्पष्टता को दर्शाता है। इंडिफिनिट मतलब कि जो अस्पष्टता को दर्शाता है। ठीक है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो, यानी वेग का सिनोनिम्स क्या होगा, इंडिफिनिट हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ही इज द हेल्थी पर्सन आई हैव एवर मेट इन लाइफ। बताइए, ही इज द हेल्थी पर्सन आई हैव एवर मेट इन लाइफ। तो साथियों आप सभी को हेल्थी का केवल मतलब बताना है। बताइए, जैसे वह सबसे स्वस्थ व्यक्ति है जिनसे मैं जीवन में कभी मिला हूं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, यहां पर देखिए, यहां पर सुपरलेटिव क्वालिटी बताने के लिए क्या होना चाहिए हेल्थी की जगह, भाई हमारे अनुसार तो हेल्थीएस्ट होना चाहिए। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है। यदि साथ ही हम बात करेंगे कि पहला ऑप्शन जैसे आपकी मोस्ट हेल्थी दिया है, तो यहां पर भाई आमतौर पर उपयोग नहीं होता है। यह ना भाई आपका सेंटेंस में उपयोग होता ही नहीं है, ये आपका रॉन्ग है मेरे दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद यदि हम मोर हेल्थी की बात करेंगे तो ये भाई तुलना के लिए है, लेकिन ये कंपैरिजन की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि सेंटेंस में कोई कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। सिंपल सा सेंटेंस क्या बोल रहा है कि वह सबसे स्वस्थ व्यक्ति है जिनसे मैं कभी जीवन में मिला हूं। ठीक है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव क्वालिटी बताने के लिए भाई हेल्थीएस्ट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यदि भाई हम हेल्थियर की बात करें तो जो ऑप्शन सी दिया आपका, हेल्थियर का मतलब कि तुलना में, लेकिन पूर्ण श्रेष्ठता के लिए आपका क्या होना चाहिए, हेल्थीएस्ट होना चाहिए। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फ्लक्चुएट का एंटोनिम बताइए, यानी विलोम शब्द बताइए। फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है भाई, उतार चढ़ाव होता है, उतार चढ़ाव होता है फ्लक्चुएट का मतलब। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, उल्टा क्या होगा, डिसेंड हो जाएगा। डिसेंड का मतलब क्या होता है, जो हम डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, तो डिसेंड दिया यानी नीचे जाना है ना, बड़े से लेकर छोटे के बीच में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े के रूप में, यानी नीचे से हम ऊपर जाते हैं। लेकिन डिसेंडिंग में क्या होता है, नीचे से हम नीचे उतरते हैं, नीचे से नीचे ही चले जाते हैं भाई, नीचे से हम ऊपर जाते हैं, ये आप सभी को मालूम होगा। डिसेंड मतलब नीचे जाना होता है। उसके बाद स्टडी का मतलब क्या होता है भाई, स्थिर जाना, यानी यही हो जाएगा बी ऑप्शन। तो फ्लक्चुएट का एंटोनिम क्या होगा, स्टीडी हो जाएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। ठीक है, और वोबल का मतलब क्या होता है, हिलना। वोबल का मतलब क्या होता है, हिलना। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताइए। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। द स्पेस आर रूम दैट इज एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग और जस्ट बिलो द मेन रूफ। इसका मतलब,
तो साथियों सवाल क्या पूछा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। जैसे द स्पेस आ रूम दैट इज एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग और जस्ट बिलो द मेन रूफ। इसका मतलब कि वह स्थान या कमरा जो किसी इमारत के शीर्ष पर या मुख्य छत्र के ठीक नीचे होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? वह स्थान या कमरा जो किसी इमारत के शीर्ष पर या मुख्य छत के नीचे ठीक रहता है, उसको क्या बोलते हैं? डोम बोलते हैं। डोम मतलब क्या होता है भाई? गुंबद होता है। डोम का मतलब क्या होता है? गुंबद होता है। सीलिंग का मतलब क्या होता है? जो छत होता है। सीलिंग को क्या बोलते हैं? छत बोलते हैं। स्टेयर को क्या बोलते हैं भाई? सीढ़ियाँ बोल देते हैं हम लोग। तो स्टेयर को क्या बोलते हैं? सीढ़ियाँ बोलते हैं। तो एटिस का मतलब क्या होता है? किसी घर की छत के नीचे की जगह या ऊपरी कमरा को क्या बोलते हैं? एटिस बोलते हैं। यदि हम आप सभी से पूछ दें कि एटिस बताइए कहाँ पर होता है आपके रूम में, तो किसी घर की जो छत के नीचे की जगह या ऊपरी कमरा को क्या बोलते हैं? एटिस बोलते हैं। यानी इस सवाल का डी ऑप्शन एटिस हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सटेंसिव का एंटोनिम बताइए। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? जो व्यापक होता है। क्या होता है? जो व्यापक होता है, या इसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा भी होता है। ठीक है, तो बताइए इसका उल्टा क्या होगा? अब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? अमूर्त होता है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अमूर्त होता है। लिमिटेड मतलब क्या होता है भाई? सीमित। तो यही हो जाएगा राइट आंसर। जैसे हमने आपको बताया ना कि एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक, या आप बोल सकते हैं बहुत बड़ा, तो इसका क्या होगा? उल्टा लिमिटेड हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? बहुत ही महंगा जो होता है भाई कोई सामान या प्रोडक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? जो ठोस होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट बोलते हैं। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम वंस इन अ ब्लू मून। इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत ही कम बार या बहुत दुर्लभ घटना, इसको क्या बोलेंगे बताइए? वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत ही कम बार या बहुत दुर्लभ घटना को क्या बोलेंगे? जैसे तो भाई क्या बोलेंगे? अरेगुलर एक्टिविटी बोलेंगे। इसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा? अरेगुलर एक्टिविटी मतलब कि नियमित काम। अब फ्रिक्वेंट इवेंट मतलब कि बार बार होने वाला जो होता है उसका। अब प्लीजेंट सरप्राइज एक सुखद आश्चर्य। तो दोस्त मेरे इस सवाल का पहला ऑप्शन अरेगुलर एक्टिविटी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 51। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी आप सभी को कुछ खंड दिया है सेंटेंस में, उसमें कुछ ना आपका ग्रामेटिकल एरर है, तो उसी को बताना है। देखिए, हर डिसीजन गिवन द कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टेंसेस वाज टू इम्पल्सिवली मेड। तो बताइए इस सवाल का आंसर बताइए। जटिल परिस्थितियों को देखते हुए उनका निर्णय बहुत ही आवेगपूर्ण था। यानी जटिल परिस्थितियों को देखते हुए उनका निर्णय था बहुत ही आवेगपूर्ण था। बताइए दोस्त। तो साथी सबसे पहले यहां पे आप चेक करिए, इम्पल्सिवली क्या है? एक एडवर्ब है। जब यहां पे इम्पल्सिवली जो एडवर्ब आ गया तो वर्ब मेड को मॉडिफाई करता है। आप सभी को मालूम होगा कि वर्ब मेड को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। पर सही तरीका क्या होना चाहिए? वाज मेड टू होना चाहिए भाई। वाज मेड टू होना चाहिए। वाज मेड टू होना चाहिए। इम्पल्सिवली या वाज टू इम्पल्सिव, इसलिए भाई यह आपका पार्ट क्या है? गलत है। यानी वाज टू इम्पल्सिवली मेड क्या है? एरर है भाई। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इम्पल्सिवली एक एडवर्ब है और वर्ब जो है ना मेड को मॉडिफाई करता है। तो इसका सही जो तरीका होता है वाज मेड टू होना, इम्पल्सिव वाज मेड टू इम्पल्सिवली होना चाहिए, ना कि वाज टू डायरेक्ट इम्पल्सिवली। ठीक है, तो इसलिए यह भाग आपका गलत है भाई। बी ऑप्शन ये आपका पार्ट पूरी तरीके से रॉन्ग है, लास्ट वाला पार्ट। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? सिलेक्ट द मोस्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से बताइए कौन सा इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड दिया है। जैसे भाई फाइटोप्लैंक्टन को क्या बोलते हैं हम लोग? जो आपका पादप प्लवक होते हैं। ठीक है, पादप और क्या बोलते हैं? प्लवक बोलते हैं। ठीक है, पादप प्लवक बोलते हैं। उससे क्या बोलते हैं भाई?
फाइटोप्लैंक्टन में। एसेंटुएशन का मतलब क्या होता है? उच्चारण बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? उच्चारण। ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद सुपरजेंट का मतलब क्या बोलते हैं? जो दमनकारी होता है। क्या होता है? जो दमनकारी होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? सुपरजेंट बोलते हैं। सुपर एनुएशन का मतलब क्या होता है भाई? स्पेलिंग गलत है, देखिए सुपर एनुएशन का मतलब डबल पी तो आता ही नहीं है भाई, SUPER का दीजिए। उसके बाद एनुएशन का स्पेलिंग दीजिए ANNUATION होता है। सुपर एनुएशन इसका मतलब होता है जो सेवानिवृत्ति होता है। क्या होता है? जो सेवानिवृत्ति होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही आपका डी ऑप्शन इनकरेक्ट स्पेलिंग दे रखा है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द ऑप्शन विथ द करेक्ट स्पेलिंग टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। वैक्यूम का राइट स्पेलिंग क्या होता है? जो शून्य होता है या निर्वात होता है वैक्यूम का, VACU होता है भाई। यहाँ पे देखिए डबल C दे रखा है, तो यही रॉन्ग है, पहला ऑप्शन ही आपका सही है, यानी 53 का ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सा भाई था ये सवाल। तो अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एम्पलीफाई का एंटोनिम बताइए। एम्पलीफाई मतलब क्या होता है? जो बढ़ाना होता है। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना होता है, या तो भाई जोर देना भी होता है, जोर देना होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो संकुचित हो जाता है, जो संकुचित हो जाता है, यानी संकुचित 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 करना, ठीक है। उसके बाद इनलार्ज का मतलब क्या होता है भाई? बड़ा करना। इनलार्ज का मतलब क्या होता है? बड़ा करना, ठीक है। एक्सर्ट का मतलब क्या होता है? जोर लगाना। एक्सर्ट का मतलब होता है जोर लगाना, ठीक है। उसके बाद आपका डेफी का मतलब क्या? जो अवज्ञा करना होता है। क्या? अवज्ञा करना होता है, ठीक है। तो जैसे बढ़ाना जोर देना तो क्या हो जाएगा भाई? कम करना, यानी संकुचित करना, यानी बढ़ाना जोर देने का उल्टा क्या होगा? संकुचित करना, यानी एम्पलीफाई का एंटोनिम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए आज के इस ऑल इंडिया पेपर का। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सपेंड का बताइए एंटोनिम क्या होगा? एक्सपेंड मतलब क्या होता है? किस चीज का फैलना भाई? फैलना या फैलाना या बढ़ाना भी होता है भाई। एक्सपेंडेशन हम कर देते हैं। तो इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है? फुलाना होता है, ठीक है। इन्फ्लेट का मतलब होता है फुलाना। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? सुरक्षा करना। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? सुरक्षा करना होता है। श्रिंक का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना होता है। तो यही तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे फैलाना तो इसका उल्टा क्या होगा? सिकुड़ना। श्रिंक मतलब सिकुड़ना होता है। नेटवर्क मतलब नेटवर्क। तो इस साल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये आपका पूरे 55 क्वेश्चन आज के इस क्लास में कंप्लीट हो गया। तो बताइए दोस्त कि आप सभी का आज के सेशन से कितना स्कोर रहा? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ होगा। बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन आपने तैयार किया होगा। यदि दोस्त किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपको तैयार करना है। तो उम्मीद करूंगा बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। 4 फरवरी टारगेट एक ही हमारा है, एक भी दिन गैप नहीं होगा इसमें। ओके, तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में सेशन को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही शाम को 7:30 बजे एक नए क्लास के साथ, एक नए पेपर के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।